नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2020। डेली 30 कार्यक्रम आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वह है वायुमंडल। वायुमंडल का संरचना एवं संगठन, संरचना और संगठन, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। छोटे बड़े सब प्रकार के प्रश्न बनते हैं और छोटी से लेके बड़ी परीक्षाओं तक ये पूछे जाते हैं। आज वायुमंडल टॉपिक पर हम यहाँ पर 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे और साथ में हर रोज की तरह आज का करंट अफेयर भी हम देखेंगे। 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले वायुमंडल के प्रश्नों को। इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, मेरी टीम की तरफ से आपके लिए एक सूचना है। मैं अक्सर बताना ही भूल जाता हूं। हमारे पास आरओ, एआरओ, बीईओ और पीसीएस की टेस्ट सीरीज है। मेरी टीम ने उसको तैयार किया है। अगर आप लॉकडाउन में घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए जो नंबर है 6307281212 है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन यहां पर गलती क्या होती है ये आपको ध्यान देना है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग, ये तीनों सही है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, यहां पर यह गलत है। कई बार हमको लगता है कि मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति होती है, लेकिन नहीं। ध्रुव ज्योति का भी संबंध आयन मंडल से होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने प्रश्न बन रहे थे उनको बनाने के क्रम में ये ध्यान रखा गया है कि लगभग कोई भी मुद्दा 90% से ऊपर ना छूटे। अगर आप इसको सही से देखते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। संचार उपग्रह जो है भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है और वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल, वहीं पर यह स्थापित किए जाते हैं। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह समताप मंडल होगा या बहिर्मंडल। संचार उपग्रह की बात हो रही है तो यह बहिर्मंडल हो जाएगा। एक प्रश्न अभी और आएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि संचार प्रणाली में किस तरीके से कौन सी परत है जो योगदान देती है। आगे वो प्रश्न आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओजोन परत कहां पर स्थित है। बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे समताप मंडल में, तो समताप मंडल के इस निचले भाग में आपको 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर और अधिकतम 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ओजोन परत मिलेगी। ठीक है, क्षोभ मंडल में ये नहीं मिलेगी। क्षोभ सीमा इन सब से कोई संबंध नहीं है, ये समताप मंडल में आपको मिलेगी। ओजोन परत के रूप में जो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं और हल्की गैसें ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। कोई भी चीज जो भारी होगी, भारी होने के कारण वो नीचे आएगी, और जो चीज हल्की होगी, ठीक है, वो ऊपर जाती है। सामान्य सी बात है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई तक पाई जाती हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाने वाली गैसें होंगी। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन वो हमको देते हैं। ये आपने बचपन से पढ़ा है। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं।
हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन निर्माण हेतु करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में इसमें तैयार करते हैं और इनके द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जीव जंतु अपने भोजन के लिए करते हैं। तो ये प्राप्त कहां से करते हैं? वायुमंडल से। कंफ्यूज करने के लिए इसमें कई तरह के ऑप्शन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल से में ही मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं। दूसरा है, समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम की घटनाएं नहीं घटती हैं। कीवर्ड है मौसम। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसम की घटनाएं नहीं घटती हैं। वायुयानों की उड़ानों के लिए यह आदर्श परत मानी जाती है। आयन मंडल में आयन की प्रधानता है और आयन रेडियो तरंगों की पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाते हैं, जो मैं वहां पर आपको बता रहा था। तो अभी आयन मंडल के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर वो चर्चा कर लेंगे। यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी। रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं, जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है? ये जो प्रश्न है इसी की मैं वहां पर चर्चा कर रहा था। आयन मंडल है ये वायुमंडल की चौथी परत है। अगर आप क्रम से चलेंगे तो नीचे से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और उसके बाद में आता है आयन मंडल। तो आयन मंडल ये चौथी परत है और इस परत की जो ऊंचाई है ये 400 किलोमीटर तक है और इस मंडल की जो मोटाई है वो 300 किलोमीटर के लगभग में है। तो 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई इसमें पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। यहां पर रेडियो तरंगें परावर्तित होकर यहीं से और रेडियो प्रसारण को संभव बनाती हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल में आप 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो तापमान लगभग समान बना रहता है। उसके बाद क्या होता है यह आपको बताना है। उसके बाद में जब आप 20 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो इसका तापमान जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस परत के ऊपरी भाग में ओजोन होता है, क्योंकि इसी के होने के कारण यह तापमान बढ़ता है। तो इसके बढ़ने का कारण क्या है? ओजोन है। और क्या होता है? तेजी से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई में आप जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उसमें अंतर पाया जाता है। विषुवत वृत्त पर लगभग 16 किलोमीटर इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा है 8 किलोमीटर। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन यहां ध्यान से आप समझिए इसकी ऊंचाई विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर होती है और जब आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाती है। कारण इसका क्या है? विषुवत वृत्त पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये ऊपर ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए ऊंचाई इनकी ज्यादा होती है। और फिर वहां पर जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर वहां पर कम होता है। तो ये जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से कोई भी हवा भारी होती है तो वो नीचे की ओर बढ़ती है और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो हल्की होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये विषुवत पर 18 और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विषुवत वृत्त पर 18 और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की विभिन्न परतों की ऊंचाई के आधार पर सही आरोही क्रम आपको बताना है। यानी कि सबसे निचली परत के बाद में उससे ऊपर की, उससे ऊपर की, उससे ऊपर की और ऐसे सबसे ऊपर की कौन सी परत है, यह आपको बताना है। सबसे जो नीचे की परत है, जो सबसे नीचे पाई जाती है, वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। मध्य मंडल तो बीच में होगा ही, 2 में मध्य मंडल यहां पर दिया हुआ है, बाकी और किसी में मध्य मंडल नहीं दिया हुआ है। नहीं, एक में और दिया हुआ है। क्वेश्चन टफ हो गया, अगर 2 ही में दिया होता तो क्वेश्चन सरल हो जाता। अब बात आती है कि सबसे नीचे कौन सा मंडल होगा। देखिए 3 से भी ये उत्तर निकल आएगा, क्योंकि समताप मंडल तो सबसे नीचे होगा नहीं, तो यही हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऐसे आप सेट कर सकते हैं। आंसर निकालने के क्रम में हमेशा आपको कोई जरूरी नहीं है कि सारे फैक्ट सही से याद हों। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना आपको आता है उसको आप क्वेश्चन के ऑप्शन में अप्लाई करें और उसके बाद में
काटने छाटने की पद्धति अपनाइए कि कौन सा ऑप्शन यहां से कट के निकल जा रहा है। उसी के अनुसार आप कम नॉलेज में प्रश्न का उत्तर खोजकर और सही उत्तर टिक करके आएंगे और प्री पास होने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये सब आएगा प्रैक्टिस से। वायुमंडल के संदर्भ में निम्न तत्वों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है ये धरातल से वायुमंडल की बात हो रही है, ये धरातल से कंप्लीट वायुमंडल की बात हो रही है, कोई मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल नहीं, पूरा वायुमंडल। यह धरातल से लगभग 2600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दूसरा है वायुमंडल के कुल भार की मात्रा का 97% लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित पाया जाता है। पहले स्टेटमेंट की जहां तक बात है, यहां पर ये 2600 किलोमीटर नहीं है, इसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक है, 1600 किलोमीटर ऊंचे तक फैला हुआ है। पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है कि 97% इसका जो भाग है, कंप्लीट जो वायुमंडल है, इसका 97% भाग यानी ये पूरा भाग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तो केवल दो यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट इसमें जो दिया हुआ है, ओजोन सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से केवल मनुष्यों की जीवन की रक्षा करता है। मैंने आपसे बार बार कहा है, जहां पर केवल इस तरह के आए सभी, आपको वहां पर विचार करना है। यहां पर देख लीजिए, क्या केवल मनुष्यों की जीवन की रक्षा करता है? नहीं। ये क्या करता है, आपको ये चीज बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर केवल मनुष्यों की जीवन की रक्षा ये करता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। वायुमंडल में विद्यमान धूलकण वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? ये न्यूक्लियस का काम करते हैं, इसके चारों तरफ आर्द्रता, ये आर्द्रता नाभिक का काम करते हैं। आर्द्रता इनसे लिपट जाती है और फिर यही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके वर्षा करते हैं। अगला स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी है। बिल्कुल सही है। और ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी तक हो सकती है? यहां पर पूछा जा रहा है कितनी तक हो सकती है, यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। क्या ये वर्षा पर निर्भर करता है या असीमित हो सकती है? सोच कर आप बताइएगा। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो समझ लीजिए कि आपने वायुमंडल के बारे में सही से पढ़ा है। रटा हुआ होने का मतलब नहीं। यहां पर भले पूछा जा रहा है कि कितनी तक हो सकती है, लेकिन इसका सही उत्तर है कि ये मैक्सिमम 4% तक ही हो सकती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है और शुष्क क्षेत्रों में इसकी सबसे कम मात्रा पाई जाती है। आगे इसमें अभी एक प्रश्न आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ओजोन गैस बृहद मात्रा में पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट। और अगला स्टेटमेंट दूसरा है कि यह सूर्य की परावैंगनिक किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? ओजोन पाई जाती है वायुमंडल में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो ये बात दी है कि बृहद मात्रा में पाई जाती है, यहीं पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ये अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है। दूसरा है कि ये सूर्य की परावैंगनिक किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। परावर्तित करके नहीं करती है, ये अवशोषित करके करती है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं या यूपी पीसीएस पास करना चाहते हैं, जो अब नए पैटर्न पर चल रहा है, तो ऐसे वर्ड्स पर, कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से प्रश्न पत्र कर पाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूं रोज आप कुछ ना कुछ रखिए आपके सामने, अपने सामने, कि 100-150 क्वेश्चन आपको देखना ही है और उसमें जो चीजें नहीं आती उनको पढ़ना ही है। आप आसानी से प्री पास कर जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गए, क्योंकि ये सब चीजें तभी आप जान पाएंगे जब बार बार प्रश्नों को देखेंगे। जलवाष्प एवं धूलकण सहित वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है ये, इसमें पाई जाने वाली गैसों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है और उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, यानी अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, 2 नंबर। उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन 78 पॉइंट, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, 78.1% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है 20.9% पाई जाती है। आर्गन की जो मात्रा है 0.9% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है।
इस तरीके से अवरोही क्रम में आप सेट करेंगे तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 2 1 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। किस कारण से यह जुड़ा हुआ है? अपनी संरचना के कारण, भार के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है और जीवन के लिए आवश्यक दशाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है ये वायुमंडल, वायु का पाया जाना। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु पृथ्वी की चारों ओर एक घेरा बनाए हुए है और वायु के इसी घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और ये जीवन के लिए हानिकारक जो परावैंगनी किरणों को रोकने और जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में सहायक है। कैसे हो पाता है? ओजोन की उपस्थिति कहां पाई जाती है? वायुमंडल में। टेम्परेचर कैसे मैनेज होता है? वायुमंडल के कारण ही। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती जाती है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इसे ही तापमान ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर इसे कहते हैं। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है और इसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, क्षोभमंडल की निचली सीमा से लगे क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं। आप जानते हैं कि क्षोभ सीमा होती है क्षोभमंडल से लगी हुई। इस स्टेटमेंट को फिर से आप पढ़िए अगर आपकी समझ में नहीं आया है। यह स्टेटमेंट क्या सही है? यह स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्षोभमंडल से लगी सीमा तो होती है लेकिन निचली क्षेत्र से सीमा नहीं लगी होती है। यह क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है, तो क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच में जो होती है वो क्षोभ सीमा होती है। क्षोभ सीमा, सीमा का मतलब जहां पे क्षोभमंडल समाप्त हो रहा है, ऐसे इसके ऊपर समताप मंडल की सीमा पाई जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है? कौन सी परत है? अभी एक क्वेश्चन के डिस्कशन के क्रम में हमने इसको डिस्कस किया था। यह है समताप मंडल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। इतना तो आपको इस डिस्कशन के माध्यम से पता चल गया होगा। इसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है, औसत मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है। यहां पर किसी भी प्रकार की मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं। अभी एक प्रश्न में हमने देखा था, यहां पर वायु क्षैतिज दशा में चलती है और इसी कारण से यह परत वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श मानी जाती है। तो वायुयान लंबी दूरी पे जो उड़ते हैं तो इसी परत में उड़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंडल में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण गैसें अति विरल है? गुरुत्वाकर्षण जहां ज्यादा होगा वहां पे गैसों में सघनता ज्यादा पाई जाएगी क्योंकि एक खिंचाव पाया जाएगा। ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर यह गैसें विरल है? जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण है। जो भी मंडल दूर होगा वहां पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा कम पाई जाएगी। ऐसा मंडल है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण अति विरल गैसें पाई जाती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जलवाष्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों जलवाष्प के बारे में है। इनमें से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। क्या यह बात सही है? विचार करिए। अगला जो स्टेटमेंट है, वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पहुंचता है। बिल्कुल सही है। और जलवाष्प पृथ्वी पर होने वाले सभी प्रकार के वर्षण का स्रोत है। इन दोनों में से आप देखिए, क्या सभी प्रकार के वर्षण का स्रोत है? बिल्कुल सही है। ये है सभी प्रकार के वर्षण का स्रोत। यहां पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है, असत्य कथन बताना है। निम्न अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की ओर आप जाएंगे तो इसकी मात्रा कह रहे हैं बढ़ती जाती है। बढ़ेगी कैसे? क्योंकि यहां पर तो सबसे ज्यादा जलवाष्प होता है विषुवत रेखा पर, तो यही गलत हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमको देखना है 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर के। पहला प्रश्न है, भारत की पहली लिगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेब वेधशाला प्रयोगशाला जो ये है लीगो प्रयोगशाला, इसकी स्थापना कहां की गई है?
और इसकी स्थापना जो की गई है ये फरवरी से चर्चा में था, फरवरी 2016 से चर्चा में था, इधर भी कई बार चर्चा में आया। ये जो स्थापना की गई है, ये एक स्थान पड़ता है हिंगोली, जिला पड़ता है महाराष्ट्र का, वहां पर एक स्थान पड़ता है औंध, औंध स्थान है, और ये जिला है हिंगोली। शायद हिंगोली जो है यहीं सबसे पहले बनी होगी, वैसे हींग की गोली होती है, पता नहीं क्यों उसको इस जिले का नाम हो सकता है हींग पे पड़ा हो, जो भी है। तो औंध पड़ता है हिंगोली में और हिंगोली पड़ता है कहां पर, महाराष्ट्र में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यह विश्व की तीसरी लिगो प्रयोगशाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर स्थापित होने वाली पहली प्रयोगशाला है। 2 प्रयोगशालाएं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश द्वारा पहली बार एंटीशिप मिसाइल विकसित की गई थी? एंटीशिप मिसाइल क्या होती है? एंटीशिप मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी नावों और जहाजों के विरुद्ध किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी द्वारा पहली बार एंटीशिप मिसाइल विकसित की गई थी। अभी चर्चा में ये क्यों आया है? पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। कोरोना से उसको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, वो सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वो एंटीशिप मिसाइलें दाग रहा है, उसको कोई दिक्कत कहीं से नजर नहीं आ रही है। भले ही पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएं, उसको कोई टेंशन नहीं है। इसी कारण से ये चर्चा में आया है। सबसे पहले ये जर्मनी में हिटलर के शासनकाल में हुआ था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष और ब्रह्मोस सेकंड और जितनी भी ब्रह्मोस श्रेणी की मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस एनजी, ये एंटीशिप मिसाइलें हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश द्वारा पहली बार एंटीशिप, वही रिपीट नहीं, वही प्रश्न है, सॉरी, वह निगम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया? कौन सा ऐसा हमारे यहाँ का संस्थान है जिसने ये किया है? अभी हाल में 27 अप्रैल को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसको आप एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, 10 ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कार का संचालन प्रारंभ इसने किया है। इन बसों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन रिच ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, केमिकल रिएक्शन का उपयोग इसमें किया जाता है। देश में परिवहन व्यवस्था को स्थापित करने की यह पहल कर रहा है कि हाइड्रोजन से परिवहन व्यवस्था स्थापित हो जाए। इसके तहत फरीदाबाद शहर में 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन। लॉकडाउन लंबे समय तक चला तो समस्याएं होंगी, आर्थिक समस्याएं अभी हो ही गई हैं, केवल भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में। अभी अंकटाड ने हाल ही में फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में इसने कहा है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020 और 2021 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच होगी, यानी कि स्थिति खराब होगी। यूनाइटेड, ये अंकटाड का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप नोट कर सकते हैं, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना। एक अस्थाई अंतर सरकारी निकाय है, अंतर सरकारी निकाय है, अस्थाई तौर पर यह कार्य करता है। और इसका मुख्यालय कहां है? ये प्रश्न आपके लिए है। हेडक्वार्टर इसका कहां है? अंकटाड का। कमेंट करके जरूर बताना। जो प्रश्न मैं पूछता हूं उसको आपको बताना चाहिए। जो प्रश्न मैं यहां पर करता हूं उसको आप अगर जानते हैं तब भी बताएं, नहीं जानते हैं तब भी बताएं, और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आपको हर हाल में अपने सपनों को साकार करना है। किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया? ऐसा कौन सा देश है? सऊदी अरब के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया गया है। वहां के न्यायाधीश ने कहा कि दंड के रूप में जुर्माना लिया जा सकता है, जेल या सामुदायिक सेवाओं की सजा दी जा सकती है। अभी राइफ बदावी नाम का एक ब्लॉगर था, उसको 7 साल की जेल, 600 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी, और फिर 10 साल और 1000 की सजा सुनाई गई। बाद में यूरोपीय संसद का सखारो मानवाधिकार पुरस्कार इसने जीता, और इसी के तहत उसमें ये कोर्ट ने वहां पे सुनवाई की और उसने कहा कि देखिए, ये
मानवीय रूप में देखा जाए तो ये कहीं भी सही नहीं है, एक अमानवीय कृत है। तो सऊदी अरब में ये बैन कर दिया गया है। अब कोड़े मारने की सजा वहां नहीं दी जाएगी। सऊदी अरबिया में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, नवोन्मेष हो रहा है हर क्षेत्र में। और जो वहाँ की प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है और ये अच्छी बात है। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? कौन सा राज्य या केंद्र, यहाँ पे कोई केंद्र शासित प्रदेश देखिए दिया ही नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे सेट करते में लिख दिया गया। जीवन शक्ति योजना कहां पर यह चलाई गई है और इसका संबंध किससे है? जीवन शक्ति योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता, इकोनॉमिक हेल्प देना। राज्य की शहरी महिलाएं इस योजना में जो शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और यह काम किया गया है मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सिप्री के नाम से जानते हैं, इसकी वार्षिक रिपोर्ट आई। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है और उसके बाद किसका स्थान है। ये पूरा क्रम जारी किया गया, 5 क्रम तक आपको याद होना चाहिए। तो सर्वाधिक खर्च करने वाला जो देश है, इसमें कहा गया कि अमेरिका है। 732 अरब डॉलर का इसने खर्च किया है और ये पूरे दुनिया में प्रथम स्थान पर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दो एशियाई देश चीन और भारत ने शीर्ष 3 पदों पर कब्जा किया है। ठीक है, शीर्ष 3 पद मतलब दूसरा और तीसरा स्थान चीन और किसका है, भारत का है। तो भारत की रैंक मत भूलिएगा, ये 3rd पोजीशन पे भारत है। ठीक है, और 2019 में चीन का सैन्य खर्च 261 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है और भारत का सैन्य खर्च भी बढ़ा है, चीन से ज्यादा तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन बजट काफी कम है, 71.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तीसरे स्थान पर चीन है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो रूस और सऊदी अरब ये चौथे और 5वें स्थान पर है। तो 4th स्थान पर जो भारत के बाद में लगा हुआ देश है वो रूस है। ठीक है, और फिर 5वें स्थान पर है सऊदी अरबिया। तो यहां पर सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, प्रथम स्थान पर अमेरिका। हाल ही में ओजोन परत का छिद्र स्वतः ही ठीक हो गया, यह स्थित था, कहां पर स्थित था ये छिद्र, ये आपको बताना है। ये लॉकडाउन जो चल रहा है ना, लॉकडाउन के चलते C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और CAMS कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने यह पुष्टि की है कि ओजोन परत का छिद्र स्वतः ठीक हो गया है। असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण इसका निर्माण हुआ था। ये क्यों बंद हुआ, तो ये कहा गया कि पूरे विश्व में कोविड-19 लॉकडाउन होने के कारण प्रदूषण स्तर इतना कम हो गया है कि ये छिद्र बंद हो गया है। ऐसा कहा गया नहीं, आप इसको इससे रिलेट मत कीजिएगा। बार बार आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसी के कारण से ऐसा हो गया है। ये इसलिए हुआ है कि ये ओजोन परत के इतिहास में सबसे बड़ा छिद्र था और ये छिद्र दक्षिण की ओर बढ़ा होता तो इसके मध्य अक्षांशों में भयावह परिणाम उत्पन्न ये करने में सक्षम हो जाता। अब ये किस लिए हुआ है, ये जो है आप इसका कारण सीधे ये न मानिएगा कि लॉकडाउन जो हुआ है कोविड-19 का, इस कारण से ये हो गया है। इतना मैं इसको आपको बता रहा हूं। बहुत कुछ नेचुरल गतिविधियां होती हैं, उसके कारण से ये होता रहता है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक किस्म की ढाल है जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से ग्रह की रक्षा करती है। ठीक है, और ओजोन परत का अगर छिद्र बन जाएगा तो ये समस्या हो जाएगी। ठीक है, और ये ओजोन परत के इतिहास में सबसे बड़ा छिद्र निर्मित हो गया था। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो कारण है वो क्या है, ध्रुवीय भंवर। ध्रुवीय भंवर उठते हैं, इसके कारण से ये बंद हो गया है। एक ये बार बार मैंने बोला इसलिए कि YouTube चैनलों की कमी नहीं है, बहुत सारे YouTube चैनल हैं और सबका अलग अलग काम है। एक YouTube चैनल, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उसमें यही लिखा है कि लॉकडाउन के कारण ओजोन छिद्र स्वतः ठीक हो गया। बाद में वो वीडियो डिलीट हुआ,
क्या हुआ था, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने बार बार आपसे कहा है। हो सकता है आप में से किसी ने वो वीडियो देखा हो। तो ये छिद्र बंद होने का कारण है ध्रुवीय भंवर। लास्ट प्रश्न आज का देखने जा रहे हैं। 27 अप्रैल 2020 को 8 उत्तर पूर्व राज्यों में से 5 राज्य, सेवन सिस्टर और प्लस सिक्किम, ये 8 राज्य हैं, इनमें से 5 राज्य कोविड 19 मुक्त हो गए। 27 अप्रैल का ये डेटा है। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यानी कि जो मुक्त हुआ है उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें सिक्किम मुक्त हुआ है, मणिपुर मुक्त हुआ है, नागालैंड हुआ है, असम इसमें शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आप लोग तैयारी करते रहिए, संडे को आपका टेस्ट होगा। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, आप वेबसाइट पे चले जाइए upsctarget.com पर, वहां से आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कर लीजिए, और उसको बाद में ऐप में आप लॉगिन कर लीजिएगा। और आप तैयार होते रहिए। आज तक जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वहां से प्रश्न पत्र आएगा। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 6307281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।